Hello students, today we are going to start a fresh new chapter of physical chemistry from class 11 and the name of chapter is ionic equilibrium. आज का वीडियो केवल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ तक कवर करेंगे. अगर आप मेरी वीडियो पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये तय है बच्चों कि आप लोग सीखना चाहते हैं, और अगर आप इस वीडियो का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर आप कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए. अगर आप कॉपी पेन के साथ मेरी वीडियो के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे ही फील होगा जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में मुझसे पढ़ रहे हैं. और मैं इस बात के लिए आपको इंश्योर करती हूँ कि इस वीडियो के बाद जैसा मैंने अभी आपको कहा है करने के लिए, जैसी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे वीडियो के साथ में तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम. सब्सटेंसेस का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, इस बेस पर फैराडे ने सभी सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया. तो फैराडे क्लासिफाइड ऑल सब्सटेंसेस इन 2 कैटेगरी. ऑल सब्सटेंसेस in 2 category. One is electrolyte and second one is non-electrolyte. Electrolytes are those substances. Electrolytes are those substances whose aqueous solution will conduct electricity, and non-electrolytes are those substances whose aqueous solution will not conduct electricity. तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस जिनका पानी में डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस जिनका पानी में बना हुआ सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. तो इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है कोई भी एसिड, बेस और सॉल्ट्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि शुगर और जैसे यूरिया, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे. आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हो. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों. 1880 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है अर्हेनियस. तो अर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया कि कुछ सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. 1880 में अर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए. हाउएवर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इन डिफरेंट एक्सटेंट. अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग मात्रा में डिसोसिएट होते हैं. तो जिस जिस मात्रा में वो डिसोसिएट होंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस, उसी के अकॉर्डिंग उनकी कंडक्टेंस भी होगी. तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे. तो ये आपको क्लियर है कि एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, और आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए. अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग एक्सटेंट में डिसोसिएट होगा, जिसके कारण उनकी कंडक्टेंस की वैल्यू भी डिफरेंट होगी. नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स में बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट.
Strong electrolytes are those substances which dissociates almost completely in their aqueous solution, while weak electrolytes are those substances which dissociates in a small extent into ions in their aqueous solution. Example for a strong electrolyte will be strong acid, mineral acid, for example HCl, HNO3, H2SO4. They will dissociate completely. And a strong base also the example of strong electrolyte, because they will also dissociate into their ions completely. NaOH, KOH, calcium hydroxide, and salt of acid and base, for example NaCl, KCl, KNO3. KNO3 किससे बना है? KOH से बना होगा और HNO3 से बना होगा. दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से ये सॉल्ट बना है. तो ये सब एग्जाम्पल होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के. वाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. फॉर एग्जाम्पल CH3COH, HCOH, even C6H5COH, बेंजोइक एसिड. ये सब जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, they all are considered as weak electrolytes. Few inorganic acids are also weak electrolyte. For example, carbonic acid H2CO3, HCN also a weak acid and weak electrolyte. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और कंसिडर होगा एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. जितनी भी एमीन्स हैं वो भी सब बेस होंगी. बेस भी कौन सी? वीक बेस होंगी. वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर होंगी. वीक इलेक्ट्रोलाइट की एक्सटेंट बताने के लिए कि वो कितना एक्सटेंट में डिसोसिएट हुआ है, हम एक टर्म यूज करते हैं और वो टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो चलिए अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लेते हैं. Now degree of dissociation or ionization, it is denoted by alpha and it is the fraction of total number of molecules which are dissociated into ions. तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? So alpha is equal to number of moles dissociated divide by total number of moles taken. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मान लेते हैं अगर उन्होंने 100 मोल्स लिए हैं तो 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल आई हैव HCl. तो HCl में क्या होता है बेटा जी? जितना आपने HCl लिया, मान लो 1 मोल लिया है, तो ये 1 मोल ही इसका क्या बने जाएगा? H प्लस बनेगा. 1 मोल ही Cl माइनस बन जाएगा. ये जितना आपने लिया है उतना ही, ये जितना आपने लिया है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. 1 मोल HCl का मीनिंग होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स. इतने मोलिक्यूल्स आपने HCl के लिए हैं और सारे के सारे मोलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे. तो H प्लस आपको कितना मिलेगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड सेम वैल्यू इज फॉर Cl माइनस. तो इस एग्जाम्पल के लिए अल्फा क्या होगा बच्चों? अल्फा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन फॉर HCl इज 1 मोल और डिसोसिएट कितने हुए? ये भी 1 मोल. तो इज इक्वल टू आ गया 1. ये आप मॉलिक्यूल्स का देखना है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स आपने लिए थे HCl के और कितने डिसोसिएट हुए? सारे के सारे डिसोसिएट हो गए. तो अगेन 1 आ जाएगा. तो ध्यान रखना बच्चों, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 1.
और जिसकी 1 से कम होगी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर होगा। वैसे इसकी वैल्यू को 5% होना चाहिए, तो इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज में मैंने दिया है अल्फा इज इक्वल टू 0.05 की अगर वैल्यू आती है तो ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर। अब हम पढ़ते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन पर बेस्ड है। एग्जाम्पल के लिए हम एसिटिक एसिड लेते हैं। आपको मालूम है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो नो डाउट कि इक्विलिब्रियम पर आपको इसके आयंस भी मिलेंगे और इसके मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। इस इक्वेशन के लिए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, इसलिए हम पानी की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो K इंटू H2O, दैट मीन्स कि आप दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसके प्लेस पर हम कोई न्यू कांस्टेंट ले लेते हैं। चूँकि हम एसिड का डिसोसिएशन दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड भी लिख सकते हैं। which will be equal to concentration of acetate ion multiply by concentration of hydronium ion and divide by concentration of acetic acid। आप ये सब नोट डाउन कर लो जल्दी से, उसके बाद मुझे इरेज करना है। और एक बार फिर से इक्वेशन लिखते हैं, CH3COH plus H2O equilibrium, it will give acetate ion and hydronium ion। हम मान के चलते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड की C मोल पर लीटर है। तो इनिशियली ना एसिटेट आयन बना है ना हाइड्रोनियम आयन। एट इक्विलिब्रियम तो मान लेते हैं कि C में से C अल्फा डिसोसिएट होगा, तो C अल्फा ही एसिटेट आयन बनेगा और C अल्फा ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा। जो इक्विलिब्रियम पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू में पुट करते हैं। सो Ka इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था आपका, एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन थी एट इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या क्या वैल्यू गिवन है, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। यहाँ से हम C कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा, और ये आ जाता है आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और फॉर वेरी डाइल्यूटेड एसिड, फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, extent of dissociation will be very less, so it will be less than 5%। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अल्फा 1, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 1। सो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, दैट मीन्स C अल्फा स्क्वायर। यहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। सो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाई C। C क्या है बच्चों, C यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और Ka क्या था आपका, ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो कॉन्सेंट्रेशन जो C है, अगर हम इसके लिए ये मान लेते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई V मोल पर लीटर। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में लिख सकते हैं। सो इट विल बी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट
Ka(1/V). कब? जब आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है इज इक्वल टू √Ka इंटू वी। तो इस तरीके से आपको यहाँ से दो फॉर्मूले मिल जाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C इज इक्वल टू √Ka इंटू वी। तो चलिए अब इसके स्टेटमेंट लिखते हैं। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम, बट हियर यू शुड हैव टू टेक 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लेना। और अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया। फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C या फिर अल्फा इज इक्वल टू √Ka इंटू वी। ये आपको फॉर्मूला यहाँ से याद करना है। और अब हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन दिया है यू हैव टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और किसका निकालना है? 0.1 molar formic acid is given and the Ka for this acid is 2.1 into 10 to the power minus 4 at 298 Kelvin। आपको अल्फा और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों? फॉर्मेट आयन बनाएगा और वाटर एज ए बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोनियम आयन। तो इनिशियली ये क्या था? 0.01 मोलर दे रखा है। ये 0 कॉन्सेंट्रेशन रही होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एट इक्विलिब्रियम क्या रहा होगा? 0.01 में से कुछ निकला होगा पार्ट। ये कितना होगा? इनटू अल्फा, इसका इतना पार्ट निकला होगा और इतना ही ये यहाँ बना है और इतना ही ये यहाँ बना है। तो बेसिकली आपको पहले अल्फा निकालना है। अल्फा की वैल्यू अगर निकल जाती है तो फिर आप हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन तो इजीली बता दोगे। कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करना है किसमें? अल्फा में आपको करना है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं, जब भी आपको कुछ इस टाइप की रिएक्शन दी है जैसे AB है, इट विल डिसोसिएट इनटू A प्लस B माइनस। इस तरह की डिसोसिएशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C ही आने वाला है। तो वैल्यू रख देते हैं। K कितना दिया है? 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 0.14। बस अब तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है? हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.01 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितना है? 0.01 इंटू अल्फा की वैल्यू है 0.14। इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा, तो इधर मैं लिख देती हूँ 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा और ये न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस एसिड कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम पीएच कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1 और 2 डेज में अपलोड करूंगी और हम कोशिश करेंगे विद इन 15 डेज हम ये टॉपिक कवर कर लें।